हमारा बच्चों क्या चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझाया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऐसे कुछ खास क्वेश्चन आने वाले नहीं है, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं आज की क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखिए। बेटा ये कौन सी अपनी क्लास है, 13 है कि 14 है? चलिए, हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इससे रिलेटेड बातें समझाई थी। साई क्या होता है, ठीक है। हम अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। टॉपिक डालिए ऑर्बिटल। शायद मैंने लिखा दिया था या नहीं लिखाया हो तो मैं जरा सा रिपीट कर देता हूँ। ऑर्बिटल त्रिविम में वे क्षेत्र हैं जहां नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रायिकता अधिकतम होती है। त्रिविम में वे क्षेत्र जहां निश्चित ऊर्जा के नाभिक के चारों ओर, निश्चित ऊर्जा के और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। ये है हमारा वर्ड, अधिकतम होती है। इसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इस क्षेत्र को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो एक चीज हो गई त्रिविम में, जहां निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर, भाई इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर ही होंगे, ये तो कोई खास बात नहीं, आप जानते हो। ये भी आप जानते हो कि ऊर्जा हर इलेक्ट्रॉन की निश्चित होती है, तो निश्चित ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर है, त्रिविम में है, आकाश में है। मैं भी तो आकाश में हूँ, तुम भी आकाश में हो, पढ़ा है। तो चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। जब प्रायिकता अधिकतम होती है तो हम उसे ऑर्बिटल कहने लगते हैं। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल मतलब हिंदी में कक्षक कहते हैं। आप इसे हिंदी में इसे कक्षक कहते हैं। और दूसरी बात होती है कि जहां ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? बोलो, नोड कहते हैं। नोड। ऑर्बिटल में जहां पर, ऐसा लिखो नोड, ऑर्बिटल में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है उसे हम नोड कहते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहां शून्य हो जाती है उसे हम नोड कहते हैं। तो ये नोड की डेफिनेशन हो गई। जैसे आपकी कक्षा लगी हुई है, यहाँ टीचर पढ़ा रहा, ये देखिए ये बोर्ड है, यहाँ टीचर खड़ा है, आप यहाँ बैठे हैं, ये 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, ये 3 लाइन है। अब बताओ आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पर इस समय जब आप बैठे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, समझाने का तरीका है। तो ये आपका नोड हो गया। बस इस तरह से सोचना है। तो नोड जहां पर आपके पाए जाने की संभावना शून्य हो जाए वो क्षेत्र कहलाता है नोड। अब नोड में हम नोडल तल हो सकते हैं, ठीक है, नोडल सरफेस हो सकती हैं, सरफेस माने नोडल सतह हो सकती हैं, नोडल पॉइंट हो सकते हैं, ऐसी कुछ भी चीज हो सकती है। तो नोड का मतलब हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाए तो हम वे क्षेत्रों को कहने लगते हैं नोड। नेक्स्ट है, अब
ऑर्बिटल और नोड के बारे में हमें पता लग गया। हम ऑर्बिटल को भी पढ़ेंगे और नोड को भी पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले बहुत मेन बात लिखा रहा हूं, उसे आप ध्यान देना। किसी ऑर्बिटल में त्रिज्य या वृत्तीय या गोलीय, कोई भी नाम दें, गोलीय नोडों की संख्या ये होती है n माइनस l माइनस वन, n माइनस l माइनस वन, n माइनस l माइनस वन। अब मैं यहाँ पर पहला लिखूंगा। फर्स्ट का मतलब है आपको ये, जैसे ही मैंने बोला फर्स्ट बोलो तो आप समझ जाएंगे किसी ऑर्बिटल में त्रिज्य नोडों की संख्या वह है n माइनस l माइनस वन। ठीक है। दूसरा, किसी ऑर्बिटल में त्रिज्य की जगह यहाँ पर कोणीय नोडों की संख्या, कोणीय नोडों, एंगुलर नोड, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड, इनको हम बोलते हैं रेडियल नोड। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो इन्हें हम बोलेंगे रेडियल नोड, सर्कुलर नोड, स्फेरिकल नोड। रेडियल नोड, सर्कुलर नोड, स्फेरिकल नोड, इसे हम बोलेंगे एंगुलर नोड। एंगुलर नोडों की संख्या, एंगुलर नोडों की संख्या ये होती है L के बराबर। तीसरी बात, अब दोनों कुल नोडों की संख्या, किसी ऑर्बिटल में कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या, ये दोनों को ऐड कर दो, n माइनस l माइनस वन प्लस l, ये प्लस l है, ये माइनस l है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा n माइनस वन। ये कुल नोडों की संख्या आ जाएगी। चौथे नंबर पर, किसी ऑर्बिटल में, यहां पर हर बार किसी ऑर्बिटल में नोडल तलों की संख्या, नोडल तलों की संख्या, यहां पर बात की जा रही है नोडल तलों की संख्या, तो नोडल तलों की संख्या होती है L, एजिमुथल क्वांटम नंबर। पांचवा, ये किसी ऑर्बिटल में, और ये अलग चीज है, एस ऑर्बिटल में गोलों की संख्या ये बराबर से होती है n, गोलों की संख्या बराबर से n है, n। तो ये 5 छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप एक बार लिख लो। जब अपन ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो जैसे ही मैं 1 2 3 4 5 बोलूंगा तो आप एकदम समझ जाएंगे कि 1 2 3 4 5 क्या है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिन बच्चे जो आज ही ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए n का मतलब होता है मुख्य, n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, और सब जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब होता है मुख्य कक्षा, और मुख्य कक्षा होती है 1 2 3 4 5, इंफिनिटी तक आप चले जाएं तो ये मुख्य कक्षा होती है 1 2 3 4 5। और L यह होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, ये आपको मालूम ही है, ये होती है 0 1 2 3। 0 होती है S के लिए, 0 होती है P के लिए, 1 2 फॉर D के लिए 2 होती है, और F के लिए 3 होती है। 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D, 3 फॉर F, ये सब अपने को पता है। तो ये L होती है, समझ गए। तो अब आपको यहाँ पर L की और N की जरूरत है, बस N और L की जरूरत है यहाँ पर। तो मैंने N तो लिख ही दिया, ये तो मुख्य कक्षा है 1 2 3 4, और S के लिए 0 मान होता है L का, ये L का मान है, ये L का मान है 0, S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो ये आपको लिखना है। सब लोगों ने लिख लिया है, ये सब लोगों ने लिख लिया अच्छे से। तो इस तरह हम
ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, है ना, हटाते हैं इसको, हटा दें इसको। ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा आगे का पार्ट है पर यहाँ इसका उपयोग है और आप जानते हैं इतना, इसलिए केवल कक्षा को दर्शाना हो, कक्षा को दर्शाना हो तो मुख्य क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं। इसके लिए आप केवल n की जरूरत है। आप उप कक्षा को दर्शाना हो तो केवल आपको दो, अब मैं सीधा लिख देता हूं मुख्य क्वांटम संख्या, और अब आप समझ ही गए n एवं l से दर्शाना होता है। जब उपकक्षा को आप दर्शाएंगे तो n की भी जरूरत पड़ेगी और l की भी जरूरत पड़ेगी। ऑर्बिटल को दर्शाना हो, ऑर्बिटल माने कक्षक को दर्शाना हो, तो फिर आपको n l एवं m की भी जरूरत पड़ेगी। n l m दोनों की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको इलेक्ट्रॉन को दर्शाना हो, इलेक्ट्रॉन को दर्शाना हो तो चारों क्वांटम संख्या n l m एवं h की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बात आपको हमेशा से ध्यान में रखना है। तो हमको अभी फिलहाल ऑर्बिटल की जरूरत है। मैं m का भी मतलब समझा देता हूं। m माने चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। यहाँ ध्यान से सुन लो ताकि आपको कभी उसकी दिक्कत ना आए। यहाँ देखो, s ऑर्बिटल के लिए m का मान 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए px होता है, py होता है, pz होता है, ये तीन होते हैं। तो आपको m के मान मिल जाएंगे -1, 0, +1। लेकिन ऐसा अगर आप लिखेंगे तो कैसा लग रहा है कि px के लिए -1 है, py के लिए 0 है, pz के लिए +1 है, तो ये तरीका हो जाएगा गलत। ठीक है, ऐसा हम तब लिखते हैं जब हम p लिख दें तो किसी के लिए, जैसे -1, 0, +1, लेकिन जब हम नाम लिख दें तो px के लिए -1 होता है तो py के लिए +1 हो जाएगा, py के लिए +1 तो pz के लिए 0 होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यदि आपने px के लिए +1 लिख दिया तो py के लिए -1 तो pz के लिए 0, ये फिक्स है बेटा। ठीक है, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वैसे नॉर्मली हम लिख देते हैं -1, 0, +1। ठीक है, m की हमें जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैंने m लिख दिया यहाँ पर। तो आप n जानते हैं, l जानते हैं, m जानते हैं। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, इसके बाद अपन क्वांटम नंबर भी स्टार्ट करेंगे और ये आपको लिखना है। और जनरली d ऑर्बिटल्स हैं, d में 5 ऑर्बिटल हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, सब जानते हैं। तो इनके मान स्टार्ट हो जाते हैं -2, -1, 0, +1, +2 तक। तो यहां तक आप इनके मान लिखते हैं, कहां तक, +2 तक। ये होता है f में, ये मान 7 होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं और उनके मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक। ये कैसे होते हैं, क्यों जाते हैं, मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा कल, मतलब कल से अपना क्वांटम नंबर स्टार्ट होगा तब आपको मैं समझाऊंगा। अभी आपको इसकी जरूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं बस। तो मैंने स्पेसिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे नॉर्मली लिख दिया, यहाँ पर तो px, py, pz का स्पेसिफिकेशन कर दिया मैं बिल्कुल किसके लिए क्या है। यहाँ पर मैंने 5 ऑर्बिटल लिखे जो ये है 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखिए जल्दी से। अब देखना ध्यान से, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 1s उपकक्षा है, 1s के लिए क्वांटम नंबर लिखिए, क्वांटम नंबर्स लिखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये n का वैल्यू 1 है, ये जो 1 है n का वैल्यू, और ये s है,
ये एस सबसेल है, एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू होता है 0, तो एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0 हो गया। ध्यान से सुनना, ये 1s उपकक्षा के लिए, अगर मैं यहाँ उपकक्षा कर दूं, उपकक्षा के लिए, और अब मैंने क्वेश्चन दिया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। मैंने दिया 1s कक्षक, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर लिखिए। अब देखिए मामला बदल गया, ये उपकक्षा है और ये कक्षक है, और अब भी आपने लिखा कि जब आप कक्षक को व्यक्त करते हो, तो आपको लास्ट ईयर ही आया है ये क्वेश्चन, देखना बिल्कुल जस्ट लास्ट ईयर। तो कक्षक को जब आप लिखते हो तो 3 क्वांटम नंबर चाहिए। ये देखो n का वैल्यू यहाँ पर 1 दिख रहा है, एस एल के लिए वैल्यू 0 होता है, और ये देखिए m का वैल्यू भी s के लिए, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, अब ये उपकक्षा नहीं है। px के लिए -1, py के लिए +1, pz के लिए 0, pz के लिए दोनों केस में 0 है। px के लिए आप -1 मान लो तो py +1 हो गया, px को अगर आपने +1 मान लिया तो py -1, लेकिन ये 0 ही होता है। ये भी आपको लास्ट ईयर या उसके जस्ट पहले 18 में यही आया है, आपका pz का वैल्यू 0 होता है या dz² का वैल्यू 0 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, और s ऑर्बिटल है तो m का वैल्यू भी 0 हो गया, ये तीनों इसमें लिखे जाएंगे। अब हम 1s को इस तरह लिख सकते हैं, ये 1s ऑर्बिटल है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साई 1s, 1s ऑर्बिटल को हम साई 1s, क्योंकि साई कल आपको लिखवाया है मैंने, साई जो होता है वो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन 1s का ऑर्बिटल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साई, कल आपको मैंने ये बात भी लिखवाई है कि साई में 3 चीजें चलती हैं, एन एल एम। अब बताओ n क्या है 1, l क्या है 0, m क्या है 0। माने मैं इस साई को इस तरह से लिख सकता हूँ साई 1 0 0, साई 1 0 0। तो देखिए आपको ये लास्ट ईयर पूछा गया है, आप वो 3p के लिए पूछ लें, चाहे 1s के लिए पूछ लें, चाहे 3s के लिए पूछ लें, तरीका वही है। तो ये आपका 1s कक्षक के लिए 1s लिखें आप, ऑर्बिटल 1s कक्षक लिखें, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं साई 1s। साई 1s का मतलब हो गया 1s का तरंग फलन, ऑर्बिटल तरंग फलन, और तरंग फलन को एन एल एम 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तरंग फलन ऑर्बिटल को व्यक्त करता है, इसलिए उसका नाम है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल तरंग फलन, ऑर्बिटल तरंग फलन। तो एनएलएम ये हो गया 1 0 0, और अब ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं क्वेश्चन देता, मोबाइल म्यूट करें मन पर। क्वेश्चन है 2p कक्षक के लिए, या मैं एक 3s का दे देता हूँ, यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, 3s कक्षक के लिए क्वांटम नंबर लिखिए। तो बच्चों n का वैल्यू 3, प्रदीप प्रदीप आपके यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, हम आउट कर रहे हैं प्रदीप आप। 3s कक्षक के लिए क्वांटम नंबर्स लिखिए, 3s कक्षक के लिए क्वांटम नंबर्स लिखिए। तो ये 3s आप इस तरह से लिखेंगे, 3s आपके सामने n का वैल्यू ये 3 है, साई 3s आप यहाँ पे 3s कर दीजिए, NLM जब आप लिखेंगे तो ये देखिए 3 0 0 हो जाएगा, 3 L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0। तो ये 3s कक्षक के लिए हो गया।
आपको समझ आ गई होगी बात अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 3p कक्षक के लिए, तो 3p कक्षक बोले सर 3 में तो px भी है, py भी है, pz भी है, तो ये दे रहा हूं मैं इधर देखिए 3pz कक्षक के लिए क्वांटम नंबर्स लिखिए। तो एकदम समझ आना चाहिए भाई, n का वैल्यू ये हो गया 3, ये p है, p के लिए l का वैल्यू होता है 1। आप देख लो, अब भी आपने p के लिए l का वैल्यू 1 लिखा है, आपने अब भी p के लिए l का वैल्यू आपने 1 लिखा है, लिखा है कि नहीं आपने? और ये देखिए z अगर है तो m का वैल्यू 0 हो गया, ये pz के लिए m का वैल्यू 0 होता है, pz के लिए m का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे और इसको हम ऐसा लिखेंगे साई 310 310 ऐसा, साई 310। अब बताओ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोले सर हाँ, अगर मान लो आप 3py दे देते तो क्या करते? चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, अपन 3py लिखते हैं, ये 3py दे दिया। अब n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू, अगर सपोज आपने m का वैल्यू -1 माना, y के लिए -1 माना, तो आपने यहाँ पर -1 लिखा और ये हो जाएगा 1 के ऊपर ये 1 है और एक ये 1 है, 1 के ऊपर आप ये ऐसा बार लगा दीजिए, ये बार का मतलब ये -1। तो ऐसा ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और आराम से इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्बिटल तरंग फलन को व्यक्त कर सकते हैं। तो साई क्या हो गया? ये आपका तरंग फलन। साई क्या हो गया? ये तरंग फलन किसका हो गया? ये तरंग फलन हो गया 3py का। दिस इज द वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ 3py। अब बताओ सबको ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? लिखने का तरीका आ गया सबको अच्छे से? चलिए देखिए आगे, यदि मान लीजिए अब साई का मतलब तो आप जानते हैं तरंग फलन होता है। साई का मतलब हो गया ऑर्बिटल तरंग फलन। अब साई का कोई भौतिक सार्थकता होती नहीं, साई की कोई भौतिक सार्थकता होती नहीं है, ठीक है। पर हम साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है। साई स्क्वायर का मतलब होता है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, माने ये प्रायिकता घनत्व है। कल आपको समझा दिया था, यह है प्रायिकता घनत्व, ये प्रायिकता घनत्व। तो एक चीज हो गई आपकी साई, दूसरी चीज हो गई साई स्क्वायर, और तीसरी चीज ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं प्रायिकता घनत्व, या हम त्रिज्य प्रायिकता घनत्व भी कह सकते हैं, या हम त्रिज्य प्रायिकता घनत्व। त्रिज्य का मतलब क्या है? रेडियल डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस, तो रेडियल का मतलब होता है त्रिज्य।
तो प्रायिकता घनत्व को सामान्यतः रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो साई स्क्वायर होती है आपकी प्रायिकता घनत्व। कल मैंने वैसे लिखवा दिया, एक बार और लिखवा दिया। और तीसरी बात है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, त्रिज्य प्रायिकता वितरण फलन, ये बराबर से होता है साई स्क्वायर इंटू डीवी। वी माने वॉल्यूम, कक्षा सेल का वॉल्यूम या कक्षा का आयतन, कक्षा का आयतन। ये तो आपके सामने लिखा ही है साई स्क्वायर, और ये कक्षा का आयतन है। ध्यान से सुनना, कक्षा के आयतन को कैसे लिखते हैं। ये हो गया नाभिक, ये हो गई आपकी कक्षा, यहां से यहां तक की दूरी आप कहते हैं कक्षा, और इसकी मोटाई, ये तो हो गया आपका पूरा रिंग। अब वो रिंग कितना मोटा है, सपोज कितनी मोटाई का है, dr मोटाई का, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये dr हो गया, ये dr। तो इसमें हमको क्या निकालना है, त्रिज्य प्रायिकता वितरण, वितरण देखना है हमको इस सेल में। इस सेल में हमको वितरण, ऐसे कई सेल में छोटा, इससे छोटा सेल बना सकता था, यहां से सेल बना सकता था मैं, यहां से बना सकता था मैं, यहां से बना सकता था मैं, यहां से बना सकता था। तो किसी r रेडियल डिस्टेंस पर कक्षा का आयतन, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं साई स्क्वायर, तो ये आपके सामने है ही, और आयतन होता है dv बोल देते हैं इसे, ठीक है। और आयतन, कक्षा का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। तो यह कहलाता है त्रिज्य प्रायिकता वितरण फलन, त्रिज्य प्रायिकता वितरण फलन। तो अब आपके पास तीन हो गए, इन तीनों के हम, इन तीनों के ध्यान से सुन लो, इन तीनों के रेडियल डिस्टेंस, नाभिक से दूरी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे। तो मैं यहीं पे बात समझा देता हूं, ये आपको मतलब समझ आ गया साई का, साई स्क्वायर का, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का। तो ये लिख लिया सबने। अब देखो, हमको तीन ग्राफ बनाने हैं, एक साई का और आर का, साई और आर के बीच में, साई तुम्हारे सामने, ये ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, ये ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। साई और आर के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। साई का मतलब हो गया क्या, तरंग फलन, और आर का मतलब हो गया नाभिक से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, रेडियल डिस्टेंस कह सकते हैं, रेडियल डिस्टेंस। तो ये एक पहला ग्राफ हो जाएगा। दूसरा ग्राफ साई स्क्वायर और आर के बीच प्रायिकता घनत्व या त्रिज्य प्रायिकता घनत्व। त्रिज्य प्रायिकता घनत्व का मतलब किसी पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पर निश्चित वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, और रेडियल डिस्टेंस मतलब नाभिक से दूरी के बीच का ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ है। और तीसरा ग्राफ ये साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, माने इसको लिख लेंगे, और ये आर के बीच। तो ये तीसरा आपका, ये तीसरा ग्राफ होगा। तो ये तीन ग्राफ आपको समझने हैं। चलिए, तो ये बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई कि ग्राफ तीन पढ़ने हैं, नोड कहाँ हैं उनके कैलकुलेशन समझने हैं, ग्राफ में वो नोड कहाँ मिलते हैं उनके कैलकुलेशन समझने हैं। हम जानते हैं ये एक रस्सी है जिसको मैंने ऐसा बांध दिया, यहाँ भी बंधी है और यहाँ भी बंधी है, ये एक रस्सी है उसको मैंने बांध दिया है।
और उसको मैंने इस तरह से खींचा तो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो गया, ये वाइब्रेशन शुरू हो गया है इस तरह से। और जब वाइब्रेशन शुरू होगा तो यह जो रस्सी में जो वाइब्रेशन है जिसके कारण तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, यह तरंग चल नहीं रही है। क्या ये चल नहीं रही, ट्रेवलिंग वेव नहीं है, ट्रेवलिंग वेव चलने वाली तरंग नहीं है ये, ठीक है। ये बस यही दोलन कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर आपको ये एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गई आपकी, ये पॉजिटिव साइड हो गई। सब जानते हैं इसे अपन क्या बोलते हैं, आयाम, तरंग का आयाम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑर्बिटल तरंग फलन का आयाम, ऑर्बिटल तरंग फलन का आयाम। इसी ऑर्बिटल तरंग फलन को हम क्या बोलते हैं, साई। तो ये साई का अधिकतम आयाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम प्रायिकता को व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो गई है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड शून्य हो गया है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड शून्य हो गया है। यहाँ पर यही नोड है, यही आपका नोड है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो जाती है, एम्पलीट्यूड शून्य हो जाता है, आयाम शून्य हो जाता है। तो हमारा ऑर्बिटल तरंग फलन साई इलेक्ट्रॉन वेव के आयाम को व्यक्त करता है। यहाँ पर हमें आयाम अधिकतम मिल रहा है जबकि यहाँ पर आयाम शून्य है। तो हम यह कहेंगे यह पॉइंट नोड है और यह अधिकतम प्रोबेबिलिटी का क्षेत्र है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लिखिए इसको। अब देखिए हम लेते हैं 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल सब जानते हैं, n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है। n का वैल्यू है 1 दिख रहा है और l का वैल्यू 0 है, ये आप सब जानते हैं 1s में। ध्यान दीजिएगा, अब मैं 1s की बात कर रहा हूं। 1s में पहला त्रिज्य नोडों की संख्या n माइनस l माइनस 1। बोलो n का मान है 1, l का मान है 0, -1 इक्वल टू 0। माने त्रिज्य नोडों की संख्या, अगर आपसे 1s ऑर्बिटल में क्वेश्चन पूछा जाए कि 1s ऑर्बिटल में त्रिज्य नोडों की संख्या, तो आप आंसर देंगे 0। दूसरा l का मान देखो क्या है, 0। l का मान 0 माने कोणीय नोडों की संख्या 0, कोणीय नोडों की संख्या 0। तो पहली चीज तो अपन ये समझ लें n माइनस l माइनस 1 त्रिज्य नोडों की संख्या है क्योंकि 0 आ रही है। दूसरी बात हम समझ लें l का मान 0 आ रहा है, मतलब कोणीय नोडों की संख्या 0 है। पहले तो अपन फिजिकली जो फार्मूले मैंने लिखे उनको अपन ध्यान में लाएं, उनसे कैलकुलेट कर लें बातों को। तीसरी बात, कुल नोडों की संख्या n-1 होती है, n का वैल्यू 1 है, -1 0। और वैसे भी इन दोनों को आपने जोड़ा था, इन दोनों को आपने जोड़ा था, जो 0 + 0 = 0। तो n-1 का मान 0 हो गया। चौथी बात, l फिर से 0 आ रहा है। ये l जो है चौथा नंबर पर आप देखेंगे नोडल तलों की संख्या, नोडल तलों की संख्या। तो नोडल तलों की संख्या 0 है। और पांचवी बात, 1s ऑर्बिटल में n का मान 1 है, n बराबर से 1 है, तो इसमें गोलों की संख्या, ये जो गोले हैं उनकी संख्या 1 होगी। तो ये चीज आपको फार्मूले से सीधे सीधे याद रहनी चाहिए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि किसमें कितने नोड हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये पांचों हो गई। इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये सेकंड नंबर की है कि
एस कोई भी एस ऑर्बिटल, देखो एस कोई भी ऑर्बिटल हो, एल का मान तो शून्य होगा। किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान तो हमेशा शून्य होगा। तो किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए कोणीय तरंग फलन का मान एल पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एल का मान 0 है, तो कोणीय नोड होंगे ही नहीं। समझ आ गई बात आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एल का मान 0। तो लिखिए किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए, किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए कोणीय तरंग फलन, कोणीय तरंग फलन एल पर निर्भर नहीं करते। किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए कोणीय तरंग फलन एल पर निर्भर नहीं करते। क्यों? अब भाई एल का मान शून्य है, तो कोणीय तरंग फलन क्या हो गए? शून्य हो गए, माने कोणीय नोड शून्य हो जाएंगे। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए किसी भी एस के लिए, क्योंकि 1s है तो n का मान 1 है, लेकिन l का तो 0 होगा। 3s है तो n का मान 3 हो जाएगा, लेकिन l का मान तो 0 होगा। तो अब बताओ, ना तो कोणीय तरंग फलन आपको मिल रहे हैं, ना कोणीय नोड आपको मिल रहे हैं, ना कोई नोडल तल आपको मिल रहा है। नोडल तल, ये नोडल तल है। तल में और नोड में अंतर है। ये देखो, ये एक तल है, ये एक तल है। ये देखो, ये एक्स अक्ष ऐसी है और ये वाई अक्ष। तो दो अक्षों पर मैं ऐसा बना दूं, ये एक लाइन डालूं मैं, यहां से ये लाइन डाल दी मैंने, ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। अब बताओ, दो एक्सिस के इलांग ये पेपर आपको दिख रहा है, तो ये एक्स वाई तल हो गया। ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई, तो ये इसको बोलते हैं हम एक्स वाई तल। तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो तल नहीं है इसमें, नोडल तल नहीं है। नोडल, ये क्या बोलते हैं, कोणीय नोड नहीं है और त्रिज्य नोड भी नहीं है 1s में। अब मैं 1s का डायग्राम बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। ये 1s का डायग्राम है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। माने ऐसा हम देखें, ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई है। वाई एक्सिस अब भी आपको बतलाई मैंने पेपर पर बना के। तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई, और तीसरी एक्सिस यहां से ऐसी इधर निकल जाएगी इस तरह से, ये। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक्स वाई जेड तीनों आपकी एक्सिस हैं। अब ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होगी। हम बना रहे हैं एस ऑर्बिटल, ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दर्शा रहे हैं, डॉट प्रोबेबिलिटी है। मतलब क्या हुआ है इसका, प्रोबेबिलिटी का, जैसे तुम, जैसे मान लो ये कोई राम है, मान लो ये राम है। राम पूरे साल भर में, पूरे साल भर में प्रोबेबिलिटी राम की देख रहे हैं, सबसे ज्यादा स्कूल में मिल रही है। तो हमने ऐसे डॉट बना दिए, सबसे ज्यादा स्कूल में मिलने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। फिर उसके बाद फुटबॉल का प्लेयर है, तो फुटबॉल के प्लेयर यहाँ पर, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, फुटबॉल का प्लेयर है। फिर ध्यान से समझना मेरी बात को, फिर अच्छा स्विमर भी है, 15-20 मिनट के लिए अच्छी स्विमिंग करने जाता है, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, ठीक है। लेकिन पान खाने बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है, पान की दुकान पे बिल्कुल कभी खड़ा नहीं होता, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी 0 हो गई पान की दुकान पे। तो इस तरह हम डॉट लगाते जाते हैं, जहां जहां राम मिलता है वहां वहां हम डॉट लगाते जाते हैं। ट्यूशन के डॉट हो गए, फिजिक्स की ट्यूशन, केमिस्ट्री की ट्यूशन, बॉटनी की, जूलॉजी की ट्यूशन, ये डॉट। तो इस तरह से हम डॉट लगाते जाते हैं और प्रोबेबिलिटी बताते जाते हैं। तो
इसे ध्यान से देखिए। अब जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम होते जा रही है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, और प्रोबेबिलिटी कम होते जा रही है हमारे इलेक्ट्रॉन के मिलने की। ये देखिए, न्यूक्लियस से दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। तो हम जब इसको ऐसा देखते हैं, इस डायग्राम को, तो हम कोशिश करते हैं इसकी बाउंड्री बनाने की। तो हमको इसकी बाउंड्री इस तरह से मिलती है कुछ, ये इसकी बाउंड्री हमें इस तरह से मिलती है, ये देखिए, और यह बाउंड्री हमको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, पर बहुत कम, ये बहुत कम है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये देखिए बहुत कम, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हमने एक बाउंड्री टाइप की यहाँ पे बनाई, और ये बाउंड्री हमको दिख रही है स्फेरिकल। कैसी दिख रही है? स्फेरिकल। तो ये जो हमारा जनरल एस ऑर्बिटल कैसा हो गया? स्फेरिकल, गोलीय और सममित। ये थोड़ा मुझसे उतना अच्छा नहीं बना सर्कल, सममित है बिल्कुल। फुटबॉल आपकी कैसी होती है? बिल्कुल सममित होती है, ये बिल्कुल सममित, गोलीय सममित, गोलीय सममित। पहली चीज, बिल्कुल फुटबॉल देखी होगी आपने, बिल्कुल एकदम सभी तरफ से बिल्कुल एक जैसी है, सममित है। और बलून थोड़ा इधर है, थोड़ा उधर है, मतलब उतना गोल नहीं है, सममित नहीं है। तो ये गोलीय सममित हो गया। दूसरी बात, ये दूसरी बात समझिएगा, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, यहां देखूं इलेक्ट्रॉन, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, डिस्टेंस सब में बराबर है, डिस्टेंस सब में बराबर है। माने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लूं, यहां तक का डिस्टेंस ले लूं, ये डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो सब तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम बराबर है। आर डिस्टेंस पर सभी, दिशा कोई सी भी हो, दिशा कोई सी भी हो, चाहे मैं इस दिशा में जाऊं, 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 किसी भी दिशा में मैं जाऊं, उस न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस हो गई, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, सभी में ये आर डिस्टेंस है। तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर, दिशा कोई सी भी हो, पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हर एक दिशा में एस कक्षक में बराबर होती है। इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शन अदैशिक। अदैशिक। तो पहली चीज हो गई गोलीय सममित, और दूसरी चीज हो गई आदैशिक। आदैशिक का अर्थ है, आदैशिक का अर्थ है नाभिक के चारों ओर किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में आर डिस्टेंस, माने निश्चित दूरी, सबकी दूरी निश्चित कर दें, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, तो नाभिक से किसी भी दिशा में आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बराबर होती है, कहीं कम ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अदैशिक। ऐसा नहीं है कि एक्स अक्ष पर ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये एक्स अक्ष है इसी पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो तीनों दिशाओं में, तीनों एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तीनों अक्षों पर समान है, किसी भी दिशा में समान है या तीनों अक्षों पर समान है, तो हम इसे बोलते हैं आदैशिक। तो क्वेश्चन आता है एस ऑर्बिटल कैसा है? गोलीय सममित अदैशिक। ये हुआ आपका कोई सा भी एस ऑर्बिटल हो उसके लिए, कोई सा भी एस ऑर्बिटल हो उसके लिए। अब बात आती है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको ये वाला? अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं बात करता हूं 1s के लिए। अब मैं ये लिख रहा हूं 1s, 1s, या मैं इसे बोलूंगा दिस इज psi 100 ऑर्बिटल, psi 100 ऑर्बिटल,
तो साई 100 के लिए ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। अब हम पहला ग्राफ ले रहे हैं। ये देखिए पहला ग्राफ ले रहा हूं मैं, साई और आर के बीच, साई और आर के बीच ये 0 है, यहाँ पर डिस्टेंस 0 है। जैसे जैसे आप नाभिक से दूर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप नाभिक से दूर बढ़ते जाएंगे, देखिए नाभिक है, नाभिक पर आर 0 होता है, नाभिक पर आर क्या है, 0 है, नाभिक पर आर क्या है, 0 है। नाभिक पर आर क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे जैसे, ध्यान से सुनना, हम साई और आर के बीच ग्राफ ले रहे हैं, तो जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाते जाते हैं, ये देखिए नाभिक से हम दूर जाते जाते हैं, ये जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होती जाती है। देखिए साई का मान सबसे ज्यादा यहाँ है, साई का मान सबसे ज्यादा यहाँ है जो नाभिक के पास है, देखिए 0 नाभिक के पास है सबसे ज्यादा साई का मान, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं साई का मान कम होते जाता है, और कहीं 0 नहीं होता है। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ऐसा ये पैरेलल हो जाता है, 0 पे टच नहीं करता। यदि ये 0 पे टच कर जाएगा तो वहां नोड आ जाएगा, और 1s में कोई नोड नहीं मिलता। ये देखिए ना तो त्रिज्य नोड है, ना कोणीय नोड है, ना कोई नोडल तल है, ना कोई क्या बोलते हैं नोड है, कोई सा भी नोड इसमें नहीं है। तो आपको ये जो आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इससे इसको चिपकाना नहीं है, ऐसा नहीं कर देना, ये ऐसा ही नीचे भी नहीं जाएगा ये ग्राफ, ऐसा भी मत कर देना ये इससे चिपका दें, ये भी गलत है। तो कभी भी साई का मान 0 नहीं होता, समझ गए। फिर एक बात आती है, बोले सर इन्फिनिटी तो कभी आएगा नहीं, इन्फिनिटी पर मान तो 0 हो जाएगा। हाँ, इन्फिनिटी को एक नोड मानते हैं, और नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे भी नोड मानते हैं, पर ये नोडों में काउंट नहीं किए जाते हैं, समझ गए। मेरी बात अच्छे से समझना। नाभिक, बोले सर नाभिक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, तो क्या इसे नोड मानना चाहिए? नहीं, नाभिक को नोड नहीं माना जाएगा। और अनंत पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, तो क्या अनंत को नोड माना जाएगा? नहीं, नहीं माना जाएगा। तो नाभिक और अनंत इन दोनों को नोड नहीं मानते। नाभिक और अनंत इन दोनों को नोड नहीं माना जाता। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यदि ऐसा स्थान आता है, नाभिक और अनंत के बीच यदि ऐसा स्थान आता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो, तब हम उसे नोड मानते हैं। समझ आ गया? तो आप क्या लिखेंगे? नाभिक पर और अनंत को नोड नहीं मानते हैं, ठीक है। नाभिक और अनंत के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो तो हम उसे नोड कहते हैं। तो इस ग्राफ से हमको एक बात पता चलती है कि इसमें नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम, साई का मान घटते जाता है, घटते 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 0 पे नहीं पहुंचा। ये देखिए इस तरह से पैरेलल हो गया, ये 0 पे नहीं पहुंचा है, 0 पे टच नहीं किया है, समझ गए इस तरह से। अब बोले सर कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, ऐसा ग्राफ बना होगा, ऐसा, बोले ये, तो इसका मतलब ये है कि वो टच नहीं कर रहा है, वो उसके पैरेलल हो गया है, उसके पैरेलल समांतर हो गया उसको। समझ आई बात?
तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब यह रेडियल वेव फंक्शन और आर के बीच ग्राफ है। मैंने आपको बताया था प्रायिकता फलन, प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रायिकता फलन, रेडियल वेव फंक्शन लिख दो आप चाहें तो। रेडियल माने त्रिज्य, त्रिज्य तरंग फलन, और आर के बीच ग्राफ हुआ। दूसरा ये देखिए, दूसरा ग्राफ हम बना रहे हैं साई स्क्वायर। मैंने आपको साई स्क्वायर का मतलब समझा चुका हूं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल त्रिज्य, त्रिज्य प्रायिकता घनत्व। यहाँ घनत्व है, ये मत भूल जाना, घनत्व और आर के बीच। तो यहाँ देखो, इसमें भी तुम 2 का वर्ग 4 कर दो, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ग्राफ तो वैसा ही आएगा ना। ठीक है, तो ग्राफ वैसा ही आएगा जैसा आपको यहाँ, ये साई का मान धीरे 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 कम होते जा रहा है और ये आर बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाते रहेंगे साई का मान कम होते जाएगा और इसके अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों समान रहेंगे। समझ गए? साई और साई स्क्वायर का किसके लिए बात कर रहा हूं? 1s के लिए। ये 1s है। तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर, जिसे आपने बोला था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी, त्रिज्य प्रायिकता, त्रिज्य प्रायिकता, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण वक्र। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ आर है, ये आर है बच्चों। आर का मान यदि शून्य हो जाए, आर का मान यदि शून्य हो जाए तो ये वैल्यू शून्य हो जाएगी पूरी। तो ये ग्राफ शून्य से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आप, ठीक है, तो जैसे जैसे आप नाभिक से बढ़ेंगे आगे की ओर, तो ये इसका मान, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान बढ़ता चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान बढ़ता चला जाएगा, ये इस तरह से बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते 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 और इस तरह पैरेलल हो जाएगा ये। तो क्योंकि इसमें आर आ रहा है और आर वह चीज होती है कि मान शून्य हो सकता है आर का। तो आर का मान नाभिक से शून्य, नाभिक से आर का मान शून्य हो, तो वहां पर आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर 0 होगा। और जैसे जैसे आप आर से आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करने लगेगा। और ध्यान से देखना, शायद आपको याद हो कि जो बोर ने बतलाया था 0.53, बोर ने रेडियस का मान निकाला था 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यदि मैं ये हाइड्रोजन की बात करूं, ये 1s हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये बच्चों 1s के लिए, हाइड्रोजन के 1s के लिए। तो बताओ n का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 1, और हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, 1/1 क्या हो गया 0। तो यहां तक का जो वैल्यू ये हाइड्रोजन के लिए मैंने बना दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम को व्यक्त करेगा। माने बोर ने इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट का जो रेडियस बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर रेडियस ना बता के अधिकतम प्रायिकता बताई जा रही है कि अधिकतम मिलने की संभावना कहां पर है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम पर अधिकतम मिलने की संभावना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 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 पर सबसे ज्यादा संभावना इसकी यहाँ पर ये 0.53 पर है। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये 3 ग्राफ आपके 1s के होते हैं जिनमें एक भी कहीं नोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कोई नोड इसमें नहीं है।
और इसमें एक एक ही गोला दिखाई दे रहा है। ये देखें तो एक गोले के लिए, ये देखें तो ये एक गोले के लिए, ये देखें तो ये एक गोले के लिए, दूसरा गोला स्टार्ट ही नहीं हुआ जो ये बने का है। तो आपको बनेज की पूरी बातें समझ आ गई अच्छे से। लिखिए अगला 2s। अब मैं बात करता हूं 2s ऑर्बिटल की, ध्यान से सुनना बेटा। 2s ऑर्बिटल में n का वैल्यू है 2, l का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि s के लिए तो l का वैल्यू 0 होता है। तो बताओ, पहला n का वैल्यू हो जाए जी 2 हो जाए तो एक नोड मिल जाएगा आपको। कौन सा नोड मिल गया? ये त्रिज्य नोड मिल गया आपको, ये त्रिज्य नोड आपको मिल गया। ये मैंने दोबारा फिर से लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए। ये त्रिज्य नोड 1 होगा। इसमें l का मान 0 है तो कोणीय नोड 0 हो जाएंगे। देखिए कोणीय नोड 0, नोड माने वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य। आप गेंद में हवा भर दो, इतनी बड़ी फुटबॉल है जिसमें हवा भर दो, और किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे तो हवा तो मिलेगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे नोड आ गया। ठीक है, तो कोणीय नोड 0 होगा। कोणीय नोड, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोणीय नोड की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी मैं पहले लिखा चुका हूं कि एस उपकक्षा या एस ऑर्बिटल के लिए कोणीय तरंग फलन एल पर निर्भर ही नहीं करते हैं, क्योंकि एल का मान तो 0 है, उसमें कोणीय नोड नहीं होंगे। किसी भी एस ऑर्बिटल में कोणीय नोड 0 होगा, नोडल तल 0 होगा, और ये 1 है तो n-1 का वैल्यू 1 आएगा, एक ही नोड होगा। अब देखिए ये 1s, ये यहाँ, और अब यहाँ पर 1s और 2s के, अब मैं 2s की बात कर रहा हूँ। 2s मतलब साई का वैल्यू 2 0 0। ये देखिए 2s, अब यहाँ पर एक नोड आ जाएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 0 है। यहाँ कोई डॉट नहीं दिख रहा, यहाँ फिर से डॉट दिखने लगे, और ये आपका फिर से आपको यहाँ पर डॉट दिखने लगे, लेकिन यहाँ पर नोड के प्लेस पर कोई डॉट हमें नहीं दिख रहे थे। और ये हमारा, जब मैं इसकी बाउंड्री बनाऊं, कुछ कोशिश करूं बाउंड्री बनाने की, तो ये बाउंड्री इसकी बन जाएगी। ये भी गोल आया, देखो ये भी गोल आया। तो 2s ऑर्बिटल भी गोल है, तो हमको पहले ही लिख चुके हैं, गोलीय सममित होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ये पहले ही लिख चुके हैं। पर आपको ये एक जो दिखाई दे रहा है, ये वही नोड है जो आप यहाँ पर कैलकुलेट किए बैठे हो। ये देखिए, ये एक त्रिज्य नोड जो आपको दिख रहा है, ये वही त्रिज्य नोड है, एक ये वाला। और इसमें किसी भी एंगल पर आप एंगल कोई सा भी डालिए, एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल डालिए, वाई एक्सिस से कोई भी एंगल डालिए, हर एंगल पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको भी बोला, गेंद में अगर आप हवा भर दोगे तो एंगल कोई सा भी हो, हवा तो मिलेगी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, यदि दो गोले हों तो एक ये 1 पहला गोला हो गया, ये पहला गोला हो गया, और ये दूसरा गोला हो गया, ये दूसरा गोला। तो नंबर ऑफ स्फीयर n के बराबर होते हैं, ये 2 हो जाएंगे, ये 2 स्फीयर हो जाएंगे। और 2 स्फीयर के बीच में आपको ये एक नोड मिल रहा है, एक, और वो कौन सा नोड है? त्रिज्य नोड, माने कुल नोड। ये नोड तो 0 है तो कुल नोड 1 हो गए। और अब मैं ये डायग्राम जो है वो 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2s में 2 स्फीयर होते हैं, 2 गोले होते हैं, ये 1s का है और ये 2s का है, लेकिन ये कहलाता पूरा 2s का ही है। तो 2s में 2 गोले हमको दिखाई दे रहे हैं, और 2 गोलों के बीच एक त्रिज्य नोड है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे साई का, तो ये इस तरह से आएगा, इसको हमको समझना है। ये देखिए, मैं ये साई का ग्राफ बना रहा हूं। साई है इलेक्ट्रॉन वेव का तरंग फलन। तो यहां से ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होते 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 0 हो गई, और ये आ गया इस तरह से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वही नोड है जो आप यहां देख रहे हैं। ये ग्राफ में एक स्फीयर, ये पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, और दोनों के बीच आपको ये नोड नजर आ रहा है। ठीक है, ये 2s का साई और r के बीच में ग्राफ आता है। r माने आप ऐसे जा रहे हैं, देखिए ये आप जा रहे हैं,
तो यहाँ से यहाँ जाने पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होते गई, एकदम 0 हो गई, फिर बढ़ने लगी। पर ये साई का ग्राफ है। अब साई स्क्वायर की यदि हम बात करें तो साई का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो बिल्कुल ये ग्राफ जैसा यहाँ नीचे ये ऊपर उठ जाएगा इस तरह से। देखिए ये धीरे धीरे कम होता गया, 0 हो गया, ये 0 पॉइंट को टच कर गया ये, और 0 को टच किया, ये पॉइंट बना दिया मैंने, और इसका ये इस तरह जो नीचे जा रहा था वो निगेटिव का स्क्वायर निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये पहला स्फीयर हो गया, ये दूसरा स्फीयर हो गया। समझ आ गया? और दोनों स्फीयर के बीच में ये नोड दिख रहा है आपको, ये यही नोड है, ये आपको यही नोड इसमें दिख रहा है। और इसमें ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा। ध्यान दीजिए, ये पहला 1s का, ये r का मान 0 हो जाए, r का मान 0, तो ये पूरी राशि 0 हो जाएगी, माने r डिस्टेंस पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0। और जैसे जैसे नाभिक से आप बढ़ोगे तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगी, और फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर कम होगी और 0 पे पहुंच जाएगी। ये 0 पे आ गई। ये वही नोड आपको दिखाई दे रहा है, ये वही नोड है। ये इस तरह से ग्राफों में यदि एक नोड दिखाई दे आपको तो दो गोलों के बीच एक नोड दिख रहा है, ये 2s का ग्राफ हो जाएगा। और ये देखिए ये फिर बढ़ गया और ये पैरेलल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक, ये आप जानते हैं, एक ये मैक्सिमा मिला, ये मैक्सिमा है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता नजर आ रही है, जिसे बोर ने रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट का, दिस इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, पर बोर केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। ये मैक्सिमा 2 हो गया, ये मैक्सिमा 1 हो गया, ये स्फीयर 1 हो गया, ये स्फीयर 2 हो गया, और दो स्फीयर के बीच में ये आपको एक नोड नजर आ रहा है, ये नोड आपको नजर आ रहा है। ये अलग कलर से बनाना, ये अलग कलर से बनाना, मेरे पास तो कलर 2 ही है, तो ये आपको नोड नजर आ रहा है। दो स्फीयर के बीच यदि एक नोड हो तो देखिए ये एक होगा त्रिज्य नोड, और ये इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। इसका शेप कैसा है इस नोड का? स्फेरिकल है। यहाँ पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, सफेद बिल्कुल। तो ये ग्राफ होता है 2s का। तो अब आपको कभी 2s के बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाएं, ये इनमें से कोई क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप एकदम देख के पहचान लोगे कि ये किसका ग्राफ है। बस इतना ध्यान रखना कि ये दोनों ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ये सेम होते हैं दोनों। इसमें निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये ग्राफ 0 से शुरू होता है, क्योंकि r का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 से शुरू कर देंगे इसको, और ये 4πr² dr का ग्राफ होता है। तो आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा को भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है और इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसको, अब बना लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं अगला ग्राफ की। अब मैं ये लाइन हटा रहा हूं, आपको समझ आ गई होंगी। ये लाइन हटा रहा हूं, ये नोड को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन है। ये मैंने इसलिए डाल दी कि आपको इसमें क्लियर हो जाए कि हाँ ये ही नोड है वो जहां हम उसमें देख रहे हैं। अब ये ग्राफ आपके सामने है। अब मैं बस लास्ट पॉइंट आपको और 5 मिनट 3s के लिए ग्राफ। अब मैं ले रहा हूं 3s, तो बच्चों n का वैल्यू हो जाता है 3, लेकिन l का वैल्यू तो 0 ही है। तो s ऑर्बिटल के तरंग फलन कोणों पर निर्भर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि l का मान 0 है, और उसमें कभी भी तल
ऐसा तल कभी नहीं बनेगा। अगर आप कभी ऐसा तल बनाना चाहो कि कहीं इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए इस तल पर, तो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तल डालोगे, तल का मतलब तो एक्स वाई एक्सिस या वाई जेड एक्सिस होता है, तो तल नहीं बनेगा। आप कैसे याद रखोगे? ये सामने है आपके, नोडल तल का मान जीरो होता है, और कोणीय नोडों का मान, तो ये दोनों एल है और ये एन है। और अब आपको 3s में समझ आ गया होगा कितने स्फीयर होने चाहिए। अगला फिर ये, अब मैं तीसरा स्फीयर बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब फिर से एक नोड फिर से प्रकट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, ये नोड प्रकट फिर से हो गया। यहाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल खाली सफेद जगह पड़ी है बच्चों, ये बिल्कुल खाली सफेद जगह पड़ी है। और फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फिर से हमको बढ़ती हुई दिखने लगी। ये प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ती हुई हमको नजर आने लगी इस तरह से। ये देखो, अब बताओ कितने नोड दिख रहे हैं आपको? एक ये दिख रहा है सफेद, और ये दिख रहा है सफेद। दो सफेद हिस्से आपको दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है आपको और एक ये दिख रहा है। तो एक नोड ये हो गया, ये एक नोड हो गया, और दूसरा नोड ये हो गया, ये दो नोड। बोले सर इसमें बताओ, देखो एन का वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 3 -0 एन माइनस एल माइनस 1, तो ये आ गया कितना? 2। तो आपको दो नोड दिख रहे हैं, एक ये नोड दिख रहा है, एक ये नोड दिख रहा है, ये दो त्रिज्य नोड है। और एल का मान तो 0 है, तो कोणीय नोड तो 0 हो गए। एन -1 2 -1, एन का मान कितना है? 3 है यहाँ पर, एन का मान 3 है, तो ये आ गया 2, और एच को ऐड कर दो, 2 + 0 तो भी 2 है। तो बच्चों टोटल नोड इसमें 2 ही होंगे। ये लिख दिया मैंने नोड। और ये पहला गोला, इसको हमने बोला पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, और ये तीसरा स्फीयर। 3 स्फीयर इसमें, तो एन के वैल्यू 3। ये गोलों की संख्या आ गई, गोलों की संख्या। अगर आपसे 3s में गोलों की संख्या पूछी जाए तो 3, 4s में 4, 5s में 5, ns में n। तो इस तरह से आप गोलों की संख्या बता दोगे। और ये सामने आपके हैं। अब मैं साई का मान बना रहा हूं, साई का आर का मान का ग्राफ ले रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ये देखिए माइनस हुआ, ये पहला गोला, ये 0 हुआ, ये नोड आ गया, ये नोड, ये वाला नोड हो गया, और ये नोड आगे फिर ये बढ़ते हुए ये इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये पहला स्फीयर हो गया, ये दूसरा स्फीयर हो गया, ये तीसरा, और ये एक नोड और ये एक नोड। तो ये दो नोड हो जाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्लियर हो गया, मैंने स्फीयर भी लिख दिया 1 1 2 3, और ये नोड नंबर 1 हो गया, ये पहला नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया। ऐसे दो नोड हो जाएंगे। आप जब इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ये जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये नोड बन जाएगा आपका इस तरह से, ये आया, और ये इस तरह से ये बनता चला जाएगा, ये ग्राफ आपका। तो इसमें दो नोड, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, और ये आपका ग्राफ आगे इस तरह बढ़ता है। जीरो मत कर देना इसको, ये जीरो नहीं होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, बस ऐसा। तो ये आपके 1 2 3 स्फीयर हो गए, और 3 स्फीयर के बीच में ये दो नोड हो गए, और आपको ये दो नोड दिखाई दे रहे हैं कुल, या ये त्रिज्य नोड है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ये आपका फिर से 0 पॉइंट आ गया, ये दो 0 पॉइंट है, दो नोड बनेंगे, और ये तीसरा स्फीयर ये आपका ये इस तरह से ये बन जाएगा तीसरा स्फीयर। तो आपका ये 3 मैक्सिमा इसमें मिलेंगे, तीसरा मैक्सिमा है, ये तीसरा मैक्सिमा है। और इस तरह ये कितने गोले दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 गोले दिख रहे हैं, और ये दो नोड दिख रहे हैं जहां पर साई का वैल्यू आपको 0 दिखाई देता है, वो नोड कहलाता है। तो बताइए 1s 2s 3s, इनके आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए अच्छे तरीके से कि नहीं आए?
बना लिया आप लोगों ने ये? तो बच्चों मुझे बताओ, आज की क्लास पूरी तरह से क्लियर हो गई आप लोग को? आप अपना मोबाइल अनम्यूट कर लें, माइक्रोफोन ऑन करें और बताएं मुझे, आज की पूरी क्लास सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? नोड, नोडल तल, कल मैं आपको पी कक्षा में, पी उप कक्षा में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में उनके शेप, उनके नोडल तल, उनके सारी चीजें आपको समझाऊंगा अगली क्लास में, और आपको बिल्कुल एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे बताओ, आज की क्लास सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से। क्यों बच्चों, आप लोगों ने बना लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया ये कि नहीं अभी? तो नोड और ऑर्बिटल से रिलेटेड उनके ग्राफ, उनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दिए। आपके एनसीईआरटी में इस तरह के ग्राफ दिए हुए हैं। अब आप इनसे बिल्कुल डरेंगे नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। और जो पहली क्लास मैंने आपको उसकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण की समझाई थी, उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो बहुत वेराइटी है उसमें, और उसमें अनंत वेराइटी है, मैं बता रहा हूँ, अनंत वैरायटी। उसको आपको केवल जितना मैंने आपको बोला है बस उतना आप सुन लेना, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। बाई चांस उनमें से आएगा नहीं, ये भी गारंटी, इसके पहले की क्लास का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप जितना मैंने आपको बोला है बस उतना आप एक बार कर लें, तो उसके बाहर हमें करने की जरूरत नहीं है। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।